बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही होंगी। अच्छा, बड़ी ईद पर थोड़ा सा कपड़ों का और शॉपिंग का नो डाउट वो भी होता ही है, साथ साथ उसके बगैर तो ईद मुमकिन ही नहीं होती। बट क्योंकि एक बड़ी फेस्टिविटी होती है कुर्बानी के जानवर खरीदना, तो कपड़ों वाली और जूतों वाली और ये वाली फेस्टिविटी थोड़ी सी कम लगती है। मार्केटों में रश वैसे भी है, दर्जियों के नखरे भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस दफ़ा कसाबों के नखरे बहुत ज़्यादा हैं जी। वो लोग जो कि खुद कुर्बानी कर लेते हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। दूसरी चीज़ जो जानवर ख़रीदने के बाद सबसे मुश्किल मरहला होता है वो कसाब की बुकिंग होती है। आजकल वो भी सब चीज़ें चल रही हैं, तो वो लोग जो कि इंतज़ार करते रह जाते हैं कसाब का, तो वो बेचारे परेशान रह जाते हैं। खैर, ये तो कोशिश आपकी एंड तक चलती रहती है। फिलहाल जानवरों की कीमतों के हवाले से हर बंदा जो है वो परेशान नज़र आ रहा है कि जानवरों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, तो ईद तक ये सब चीज़ें भाव ताव का सिलसिला चलता रहेगा। हम आगे चल के आपको मवेशी मंडी की सूरत हाल भी दिखाएंगे। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, राव दिलशाद हुसैन साहब और इमरान यूनुस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राव साहब, खबर भी आपकी और आप खासे मसरूफ भी लग रहे हैं, खैरियत है? खबर तो नहीं फाइल कर रहे थे? खबर फाइल कर रहे थे। ऑब्वियसली ये वाली जिम्मेदारियां भी साथ साथ निभानी होती है। अच्छा जी, क्रैकडाउन के अहकाम जारी किए गए हैं सीएम साहिबा की जानिब से। हम तो पहले ही वक्तन फ़वक्तन मनशियात के हवाले से नौजवान नस्ल किस तरह से इससे मुतासिर हो रही है। बेसिकली ये जो स्टाइल बन गया ना कि आपने इसको, पता नहीं, लोगों को लगता है कि इससे हम बहुत ज़्यादा वो लगेंगे कि जी हम बड़े स्टाइलिश हैं और मॉडर्न हैं। ये आपको, आपके बच्चों को, नौजवानों को तबाही की तरफ लेके जा रही है। और बिल्कुल ये ना समझे कि ये सिगरेट से कम खतरनाक है, कि उससे ज़्यादा खतरनाक है। राव साहब, क्या अहकाम दिए सीएम साहिबा? देखिए, कल आउट ऑफ टर्न बेसिकली एक तजवीज़ आई उसमें पंजाब काबीना के इजलास में, और उसमें फौरी तौर पर वज़ीर आला पंजाब ने ये अहकाम जारी किए कि इसके चूँकि मुज़र असरात के हवाले से भी आगाह किया गया वज़ीर आला पंजाब को, तो उस पर फिर जब ये आया तो फौरी तौर पर इस पर पाबंदी लगाने के इक़दाम को यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। और बहुत सारे वज़रा ऐसे भी थे जो खुद वेब्स का इस्तेमाल भी करते हैं। तो आपको पता है, जैसे आपने कहा कि ये बिल्कुल एक स्टाइलिश मॉडर्न और लोगों ने स्टाइल स्टेटमेंट बना एक फैशन बन चुका है, और इसकी जो सराहियत है बड़ी तेज़ी से हुई है। चलिए, सूबाई वज़रा तो जाहिर है वो अराउंड 40 और इस 40 to 50 हैं। अगर वो सूबाई वज़रा, अगर खवातीन आपसे नाराज़ हो जाएंगे, खवातीन नाराज़ हो या ना, अच्छा, इसमें वो अगर इस्तेमाल करते तो ज़ाहिर है आफ्टर 40 तो एक समझ भी आती है बात। लेकिन इसकी जो सराहियत हो रही है स्कूल्स कॉलेजेस में, तालीमी इदारों में, सर मैं तो हर बच्चे के हाथ में देख, और गली मोहल्लों में, बाहर देख लें, गली मोहल्लों में जिस तरह से वेप ना रखने वाले बच्चे को जो है वो ये समझा जाता है कि शायद ये इसके पास कुछ भी नहीं है। तो मतलब इस हद तक ये चीज़ सराहत कर रही है और बड़ी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। वेपिंग सेंटर्स, इस कदर ये बिजनेस बढ़ा है, और ये सारा ज़्यादातर इसमें मोर देन 90% अगर मैं ये कहूँ कि ये इंपोर्ट होता है। नहीं, सवाल ये है कि आसानी से मिल कैसे जाते हैं जी? ये आसानी से मिल कैसे जाते हैं? ये अवेलेबल है और इस पर कोई पाबंदी नहीं है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। अब अलबत्ता पाबंदी होगी। ये बाकायदा एक बिजनेस बन चुका हुआ है, और अगर आप इसको देखें तो ये पहले तो पोश एरियाज में था, पोश एरियाज से निकल के अब ये गली मोहल्लों में, और ये आपको इलेक्ट्रिक जो वेप है वो अवेलेबल है हर जगह पर, जिसमें केमिकल इस्तेमाल होता है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे एक दोस्त हैं जो कनेड कॉलेज में पढ़ाते हैं, वो भी ये बता रहे थे कि अब कोई तमीज़ नहीं रही। इवन बच्चियां भी जो तालिबात भी हैं उनके बैग में भी ये मौजूद है, और ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है, और इसकी तरवीज इस तरह से की जा रही है जैसे कोई बड़ा सवाब का काम है। इसकी हौसला शिकनी के लिए वज़ीर आला पंजाब ने पहला कदम उठाया है, और जाहिर है इसको थोड़ा टाइम लगेगा। आपको याद होगा शीशा कैफेज के हवाले से जिस तरह से एक मैसिव कैंपेन शुरू की गई वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के दौर में, उस वक्त DC लाहौर थे कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, उन्होंने ज़ाहिर जिस तरह से कैंपेन की और फिर ये सिलसिला थमा। अदरवाइज़ तो शीशा कैफ़ेज़ तो इसी तरह बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे तो वही याद आ रहा है कि जैसे शीशा कैफ़ेज़ की तरवीज उस वक्त होती थी, उसकी एकदम से डिसीजन आया, उसकी हौसला शुकनी हुई, और उसके बाद अब फिर से जो है वो ये चीज़ बढ़ी है, और ना सिर्फ बढ़ी है बल्कि ये
नौजवान नस्ल की तबाही का परवाना है जो हम पैसे देकर खरीदने की कोशिश करते और हैं। आप ये मत समझें कि इससे जो है वो सिगरेट की तरह आपके लंग्स इफेक्ट नहीं होते, डबल होते हैं जी, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और दूसरा आपकी इस वजह से मुझे लगता है आपके नौजवान जो है वो बदतमीज़ भी हो रहे हैं, अजीब किस्म का उनका बिहेवियर है। इमरान यूनुस, देखिए जिस तरह राव साहब ने आगाह किया, चूँकि ख़बर भी इनकी है और ये ज़्यादा उन चीज़ों को समझते हैं जो इजलास में डिस्कस होती हैं, और कौन सी चीज़ें बाहर आनी हैं, कौन सी चीज़ें अंदर ही इजलास तक महदूद रहनी है, वो सब चीज़ें जो है वो इन्हें पता होता है। तो देखिए जिस तरह इस पे एक्शन लिया गया है और काबीना ने मंजूरी दी है इसकी कि ई सिगरेट जो है इस पे पाबंदी लगाई जाए। देखिए हालात जो है ना, हालात इस तरह है कि ऑब्वियसली स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ आम है, ठीक है। ये आप यकीन जाने कि अगर तालीमी इदारों के हवाले से बात करें तो ये चीज़ ऐसे सरायत करती जा रही है जैसे कोई ट्रेंड हो। अच्छा, मोस्टली लोग जो हैं, अगर इस ई सिगरेट वेपिंग के हवाले से मैंने चूँकि इस पे यूनिवर्सिटीज़ में ना 2-3 इस पे लेक्चर दिए हैं, तो मुझे इसकी थोड़ी डिटेल जो है ना वो इसलिए भी पता है कि जिन ममालिक में ई वेपिंग ये सिगरेट ई सिगरेट जो है ये आए, ये इसलिए लाए गए थे कि वो लोग जो एडिक्टेड हैं सिगरेट के, वो इस चीज़ को छोड़ें और इस पर कन्वर्ट हो जाएँ। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नुकसानदेह नहीं है, ये नुकसानदेह है लेकिन सिगरेट से कम है। सिगरेट से ये चीज कम थी इसलिए लोग इस पर आए, लेकिन इसका नुकसान है, ये बच्चों को नहीं पता। ठीक है, बात देखे ना, अब आपके क्लासरूम में कुछ बच्चे जो हैं वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते अब अरे नहीं, मैं वो अल्लाह आपका भला करे, आप यकीन जाने कि 250-250 में 22 जो है ना, 22 उसको आपको तो खैर नहीं पता होगा, उसको कश कहते हैं कि 22 कश वाला जो है वो भी आई थिंक 200-250 में जो है फ्लेवर्ड वाला वो मिलता है। सो ये चीज़ इतनी आम हो चुकी है। और जिस तरह आप बात कर रहे थे कि क्या इसको खरीदना या सेल करना आसान है, बहुत आसान है। हर गली मोहल्ले में करियाना स्टोर पे, हर जो बड़े स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर, वहां पर भी डिस्प्ले हुए पड़े हैं। और गवर्नमेंट के हवाले से बात करें, गवर्नमेंट जो है वो इस पे टैक्स जो है वो ले रही थी। अब माजरत के साथ मुझे तकलीफ इस चीज़ की है कि ठीक है, काबीना ने इसकी मंजूरी दी है। काबीना को सबसे पहले करने वाले क्या काम है, आप देखें, आपको हेल्थ, ये इमरजेंसी के तौर पर, ये नज़र तो यही आ रहा है कि इमरजेंसी इस पे लगने वाली है, कि इमरजेंसी के तौर पे ये डिसीजन लिया गया और इसको बंद कर दिया जाएगा नौजवान नस्ल को की बेहतरी के लिए, मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन असल ज़रूरत जो है ना काबीना को, वो हेल्थ और एजुकेशन पे फोकस करने की है। आपके अभी भी हॉस्पिटल जो है, चाहे वो वफाकी हुकूमत के अंडर है, वफाकी हुकूमत के अंडर है या पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है, अभी भी वहां पर अद्वियात जो हैं वो दस्तयाब नहीं है। अभी भी सिरिंजेस जो हैं वो भी नहीं मिल रही, वो भी बाहर से खरीदनी पड़ती हैं मरीजों को। इसके साथ करप्शन का बाजार हॉस्पिटल्स में गर्म है। तालीमी इदारों में आ जाए, सहूलियात का फुकदान सबके सामने है, वहाँ भी उन इदारों में भी करप्शन जो है वो हो रही है। रोज़ हम देखते हैं कि सूबाई वजीर जो हैं वो एक्शन ले रहे हैं और कई लोगों को उहदों से हटाया जा रहा है। अब अगर इस चीज़ पर आ जाए, माजरत के साथ देखें, 2008 में पतंगबाजी पर पाबंदी लगी, पतंगबाजी आज भी हो रही है। राव साहब ने बड़ी अच्छी बात की, बड़ी अच्छी मिसाल दी कि शीशा कैफ़े की, शीशा कैफ़े मार्केट में बंद हुए, घरों तक चले गए। आपको को बेहतरीन हिकमत अमली जो है वो अपनाना होगी। आपने सिर्फ इनको बेचने पर, दुकानों पर पाबंदी लगाई है। ये एक पूरी एक चेन है, आपको इंपोर्ट पॉलिसी जो है अपनी वो देखनी होगी। इसके जो है जो आते हैं उस पे, लेकिन गवर्नमेंट जो है करती क्या है, वो टैक्स लेती है ना, गवर्नमेंट टैक्स लेती है। अच्छा, नहीं, ये कोर्ट चले जाएंगे अगर ये केस जीत गए कि सबसे, आप सिगरेट तो आज तक बंद नहीं करवा पाए। तालीमी इदारों में, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में आज भी जो लोग सिगरेट पीते हैं वो सिगरेट पी रहे हैं, दफातर में सिगरेट पिए जा रहे हैं। अगर तो पंजाब गवर्नमेंट वाकई संजीदा है, जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब ने कल इस पर ना सिर्फ इज़हार ख्याल किया बल्कि इस बाकायदा वेपिंग के कारोबार को बंद, वेपिंग सेंटर्स को बंद करने के इकदाम की हिदायत की। और माजरत के साथ इजलास में अगर 30 लोग बैठे हैं ना, उनमें से 24 या 25 जो है ना वो सिगरेट और वेपिंग यूज करते होंगे। अच्छा, इसमें चलें आगे, इससे आगे भी तो बढ़ना है आपने। अगर तो कहते हैं कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर आपने इसको वाकई इससे नौजवानों की जान छुड़वानी है, इसकी हौसला शिकनी करने के लिए वाकई इकदाम करने, तो सबसे पहली बात जो इमरान साहब ने की कि उस टैक्स से, यानी उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती है प्रवास में कोताही, तो आपको पहले इंपोर्ट को खत्म करना, इंपोर्ट पर, इस आइटम पर सबसे पहले आपको पाबंदी लगानी पड़ेगी। भाई ये इंपोर्ट नहीं हो सकता। और उसके बाद
बतदरीज अब जिनके पास हैं जाहिर है उनका ये बहुत बड़ी ब्लैक में मिलना शुरू हो जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मामले की जड़ ये है, इसको खत्म करेंगे तो फिर ये जगह जगह 90% तो ये इम्पोर्टेड है, 90% ये इम्पोर्टेड है। बाकी आपकी इंतजामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पर अमल करें। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल से पेरेंट्स, आप लोग भी पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों पे बहुत गौर करें, खुद नजर रखे। इंटर के बैग चेक करने चाहिए। हम जब स्कूल जाते थे, हमारे वालिदैन सुबह स्कूल जाने से पहले हमारे बैग चेक करते थे, वापसी पे भी हमारे बैग चेक किए जाते थे कि स्कूल से हम किसी और का पेंसिल, रेजर, शार्पनर तो नहीं ले आए। हालांकि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, फिर भी वालिदैन ऐसी कड़ी निगरानी करते थे जैसे हम कोई मफरूर या अहम जरूरत है ये चीजें। अदरवाइज नौजवान नस्ल जो है वो बुरी तरह से तबाह हो रही है, मजीद आगे होती रहेगी और खौफ ज़्यादा ये चीजें लगती हैं। जी ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही। वेलकम बैक। पंजाब काबीना की बड़ी बैठक में बड़े फैसले हुए हैं और सबसे बड़ा फैसला जो इसमें है जी, बिजली सारिफीन के लिए नरखों में कमी लाने का ऐलान है। अगर तो ये हो जाता है तो मैं कहती हूँ कि जी बहुत बड़ा एहसान होगा आवाम पर। इमरान यूनुस फिर आते हैं राव साहब की वजह से। देखिए जी, काबीना के कल के इजलास के हवाले से बात करें, जो ये चीज़ अनाउंस की गई है कि सस्ती बिजली जो है वो आवाम को फराहम की जाएगी, लेकिन अभी जो है उसके मीटिंग नोट्स निकलेंगे तो फिर पता चलेगा। देखिए खुशी तो हुई है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मुझे खुशी और हैरानगी ये हो रही है कि बिजली के टैरिफ में 30 से 40% तक कमी जो है वो हो सकेगी। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, ये समझ से बाहर है कि इतना बड़ा रिलीफ कोई भी हुकूमत आवाम को कैसे दे सकेगी, स्पेशली वो हुकूमत जिसने 7 रुपये फी यूनिट के हवाले से कहा कि हमने 7 रुपये फी यूनिट जो है वो कम कर दिया है, खत्म कर दिया है। जी जी, 7 रुपये 41 पैसे कम किया है और ऐड चले, मोबाइल पे रिंग ट्यून्स पे मैसेजेस चले, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कैंपेन्स चली, और मेरे ख्याल से इतना रिलीफ नहीं दिया होगा जितना उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगा दिया। और फिर निकला क्या? फिर निकला क्या? वो 7 रुपए जो थे वो माजरत के साथ वो आपके यूनिट में से कम नहीं हुए थे, अल्लाह आपका भला करे। वो जो आपको यूनिट के ऊपर टैक्स पड़ रहे थे ना, उन टैक्सेस को कम किया गया था और वो भी महदूद वक्त के लिए। तो ये अवाम के साथ मजाक हुआ था, लेकिन ये बहुत अच्छा फैसला है। अगर मरियम नवाज साहिबा ने, वज़ीर आला साहिबा ने ये डिसीजन लिया है कि अवाम को सस्ती बिजली देनी है। देखें, अवाम जो है वो बेचारी 2 वक्त की रोटी को मर रही है, रोजगार को मर रही है, और उस पे बिजली के बिल, पानी गैस को छोड़ें, गैस तो चलो आपको ये सर्दियों में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में भुगतनी पड़ती है ना, बिजली तो आपको पूरा साल भुगतनी पड़ती है। तो अगर ये दुआओं की हकदार है, अगर ये 30 से 40% कम कर देती हैं तो बिलाशुबा ये एहसन इक़दाम। क्या प्लान है राव साहब? देखिए, प्लान तो ये है कि 2 बेसिकली थर्मल पावर प्लांट्स है, जो कि कायदे-आज़म और पंजाब थर्मल पावर प्लांट है, उनसे जो रियलिटी की मद में कह लें या जो टैरिफ वसूल किया जाता है, पंजाब गवर्नमेंट वसूल करती है, उसमें पंजाब गवर्नमेंट 30 से 40% तक कमी करेगी, और उसका बराह रास्त जो इम्पेक्ट है वो तवक्का ये की जा रही है कि आम सारफ पर पड़ेगा, जो यकीनन खुशाइंद चीज़ है। और अगर 30 से 40% भी नहीं पड़ता तो 20% तक भी या 15% तक भी जितना रिलीफ सार्फिन को मिल सकता है, उसमें आपको याद होगा कि प्रीवियस ईयर तकरीबन 56 अरब रुपए देकर 2 माह का जो बिल था, अगर किसी का बिल 30,000 रुपये आता है तो वो उसको 21,000 बिल पे किया गया था, 30% तक उसका। तो उससे बेहतर है ये टैरिफ कि आप अपना सूबा पंजाब जो है, जो पंजाब गवर्नमेंट है, ये अपना शेयर जो है टैरिफ की मद में वसूल करती है पावर कंपनी से, उस पर उसको सेक्रीफाइस करें और उसका जो रिलीफ है, अब इस पर अमल दरामद जो है वो फौरी तौर पर नागज़ीर है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में आपको पता है कि आम से आम घर, ये जो हमने 200 यूनिट वाला एक वो बैरियर रखा हुआ है कि बिल्कुल प्रोटेक्टेड सार्फिन उनको कहते हैं, कोई प्रोटेक्टेड सार्फिन नहीं है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ अगर एक घर के अंदर 3 मरले का भी अगर घर हो, अगर 2 मरले का भी घर है, तो वहाँ पर अगर फ्रिज, एयर कूलर या 2-3 पंखे, पानी की मोटर यकीन करें कि वो अकेली 100 यूनिट तक, तो वो नेसेसरी है हर घर में। पानी की मोटर नहीं है तो समझ लें पानी भी नहीं आपके घर में आना। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि छोटे से छोटे घर में भी 200 यूनिट से ज़्यादा कंज्यूम होते हैं, तो ये बहुत ही एक इस गर्मी के मौसम दुश्मन में पॉलिसी है ना ये, प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड। बेशक आप इसको 4 से 6 माह, ये जो गर्मी का एक टेन्योर है, इस तक ही महदूद रखें,
लेकिन इसको फौरी तौर पर अमल दरामद करने के लिए चूंकि वज़ीर आला पंजाब ने अगर कहा है तो उम्मीद ये की जा सकती है कि अगर उन्होंने, जाहिर है कोई भी बात जो वो करती हैं वो कैलकुलेशन के बगैर नहीं करती। नॉर्मली जो उनकी आपने गवर्नेंस का पैटर्न अगर आप देखें, तमाम तर चीजें हैं। सब आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, अगर आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। 346 किलोमीटर का सीवरेज 50 साल बाद लाहौर में पड़ रहा है। लाहौर में 70 अरब रुपए का, आज तक किसी चीफ मिनिस्टर ने ये नहीं सोचा कि इतनी बड़ी रकम लगाएंगे तो ये तो नजर ही नहीं आएगी। सिर्फ इसी वजह से रिजेक्ट होता था कि ये नजर नहीं आएगा, लेकिन ये बड़ा बोल्ड डिसीजन है और ये आइंदा 100 साल के लिए आपके। अच्छा, दो और चीजें, सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड और पहली एयर पंजाब के क़याम की एयरलाइन, ये आपको याद होगा इसकी खबरें अभी जब आई कि पंजाब गवर्नमेंट अपनी एक एयरलाइन शुरू करने जा रही है, तो इस पर तो खैर मेरा तो ज़ाती तौर पे अगर मैं देखें PIA को देखें तो उस हवाले से इस पर तो मेरा तो ऑब्जेक्ट है और इस पर जाहिर है अगर माहिरीन से भी आप बात करेंगे तो रेजर्वेशंस होंगी। सरकारी सतह पर इस तरह का बिजनेस खसारे के सिवा कुछ भी नहीं है। और आपने अगर फूड क्यों राणे साहब, क्यों राव साहब बताएं, मैं वजह बताएं। मुझे PIA सियालकोट में एक बिजनेसमैन ने अपनी एयरलाइन बनाई और वो कामयाबी से चल रही है, तो हुकूमत क्या प्रॉब्लम? मुझे अलाउ करें, मैं इस पे जवाब ये करना चाहें तो सब कर सकते हैं। मैं इस पे आपको जवाब देता हूं। आपको याद होगा कौमी एयरलाइन जो कि 70 की दिहाई में 80 की दिहाई में वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन थी, उसके बाद बेड़ा गर्क कैसे हुआ बताएं ना। ऐसे हुआ कि अनकॉम्पिटेंट लोग जो थे उनको डिप्यूट किया गया, मनपसंद भर्तियां की गई, एक जहाज पर 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयज का बोझ डाला गया और वो पस्ती का शिकार होती करप्शन है ना, ये सारी करप्शन है सारी। अब जाहिर है कैसे कह सकते हैं आपके, जब अगर पंजाब एयर बनती है, फर्ज करें पंजाब एयर बनती है, तो क्या उसमें जो लोगों को भर्ती करना है तो क्या आपका क्या ख्याल है कि उसमें मरियम साहबा ने जब ओहदा संभाला, इन्होंने क्या कहा कि रोटी सरकारी निरखों पे बिकेगी, पूरे पंजाब में बिकी कि नहीं? बताएं सर, ये रोटी को इसके साथ ना जोड़े, रोटी एक तहैया कर लेना। मैं डिसीजन की बात कर रहा हूं कि अगर ये तहैया कर ले तो करेंगे। एक ऐसा तजर्बा जो कि आपके सामने PIA की शक्ल में नाकाम है कि सरकारी तौर पर उसकी तो दुनिया इससे निकल रही है। राशन कार्ड के बारे में बता दें, बहुत ज्यादा लोगों का ये सब्जेक्ट है। के हवाले से बहुत ही जबरदस्त, ये तकरीबन 40 से 80 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है और इसमें जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं पंजाब के 88 लाख जो कि सोशल सिक्योरिटी के पैनल के तरफ रजिस्टर्ड हैं, उनको ये योमिया तकरीबन 3000 से जायद की ये उनको कार्ड मिलेगा। और ये स्टोर्स को उनका अगर 10,000 रुपए का बिल बनता है तो 3000 रुपए गवर्नमेंट के उनके कार्ड में मौजूद होंगे। और फेज 2 के हवाले से बहुत ये जबरदस्त डिसीजन हुआ है। ये वज़ीर आला पंजाब ने तमाम उन सहाफियों की, यानी जो अपनी छत अपना घर हकीकी मानों में हकदार थे, वो कैमरामैन जो हमें भी दिखाते हैं, वज़ीर आला पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाते हैं, जो बेचारे धूप में जो नैब के बाहर पत्थर खाते हैं, उनकी वज़ीर आला पंजाब ने ये दादसी की है हकीकी मानों में, ये पैसे अप्रूव करके। और इसमें जो क्रेडिट जाता है वो सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त अज़मा बुखारी को जाता है, जिन्होंने मुसलसल इसको कॉन्स्टेंटली इसको जो है वो परस्यू किया। अब ये ग्रांट की अप्रूवल बगैर किसी डिस्कशन के, अब देखिए जो ही एजेंडा गया और ये तजवीज़ पेश हुई, चूंकि ये चला आ रहा था और इसमें किसी ने ऑब्जेक्ट भी नहीं किया। अब ये रूडा को पैसे जाएंगे और अपनी छत अपना घर का ख्वाब, हमारे जैसे उन और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किराए के घरों पर रहते हैं। हमारे कैमरामैन की सैलरी है 30,000, बेचारे का 20,000 घर का जो बिल है। इस तरह उनको अगर अपनी छत अपना घर जैसा मुझे मिलता है तो इससे एक्चुअली खुशी हुई है, खास तौर पर ये जो राशन कार्ड है और बहुत अरसे से ये सहाफी कॉलोनी वाला मामला भी लटक रहा है। कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर कमेंट करें? बहुत अच्छी बात है। मैं तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये पहली ऐसा काबीना का इजलास हुआ है जिसमें अवाम दोस्त और गरीब दोस्त डिसीजन जो हैं वो लिए गए हैं। इन पर अमल दरामद की जरूरत है। इन पर अमल सहाफी कॉलोनी फेज 2 के हवाले से बात करें, बिल्कुल ऐसे इसको एक अरसा हो गया है और अगर ये इसका खुद क्रेडिट अगर इनको मिल जाए तो आप यकीन जाने ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं एक चीज ऐड कर दूं, ये सिलसिला शुरू किया गया था निगरान वज़ीर आला पंजाब बिल्कुल मोहसिन नकवी की जानिब से, वो पूरे पंजाब में था। अब गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रेटजी चेंज किया है हर शहर को उसके हवाले से, लेकिन सबसे पहले लाहौर के हवाले से ज़रूरत थी।
बहुत ज्यादा यहाँ पर वर्कलोड भी है साफियों के हवाले से, और हकीकी मानों में मतवसत तबका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप गुफ्तगू जितनी और इंतहाई मेहनती भी है, और मेहनती भी है। मैं इससे बड़ी क्या मिसाल, जाएं आप बाहर गर्मी सर्दी के मौसम में देखें किस तरह से मौसम की सख्ती में बैग उठाए, सर घंटा इंतजार करना पड़ता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई, रिपोर्टर्स को भी वही स्क्रीन पर लाते हैं, जो हुक्मरान है उनको वो भी उन्हीं की वजह से स्क्रीन पर आते हैं, और उनकी हर तरह की रिपोर्टिंग, अगर उनके साथ जाहिर है कहीं पर नाइंसाफी हो रही होती है तो उसको हाईलाइट करने के हवाले से भी रिपोर्टर्स और कैमरामैन और ये कई बार अपनी जानें जो हैं वो गंवा चुके हैं। बहुत मतलब ऐसा हुआ है, डंडे लाठियां, ये जो सबका सामना किया है। तो वज़ीर आला पंजाब ने इस ग्रांट को ही सिर्फ मंजूर नहीं किया, उस आवाज़ को भी महसूस किया है जो एक आम कोना मश्क मजदूर, जो कलम मजदूरों की आवाज़ थी, उसको महसूस किया है। और सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त अज़मा बुखारी की वसातत से ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने वसीला बनाना होता है, तो ये सारा जो काम है, बस कोशिश ये, उम्मीद ये है, दुआ ये है कि जल्द अज जल्द एग्जीक्यूशन हो जाए। मुझे उम्मीद है कि जल्द इस राव साहब याद दिलाते रहिएगा उनको थोड़ा सा जल्दी काम करने, नहीं तो हम राव साहब को याद दिलाते रहेंगे, हर रोज दिलाते रहेंगे। अच्छा जी, बिजली चोरों के खिलाफ भी क्रैकडाउन चल रहा है, 1446 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए हैं और आईजी पंजाब की जानिब से कार्रवाइयां जारी रखने के अहकामात। एक कमेंट कर दें फिर वाइंड। देखिए जी, सबसे मुझे खुशी की बात जो है ना ये फील होती है कि क्रैकडाउन जो है सबसे पहले बड़ी फैक्ट्रियों के खिलाफ किया गया है, जिसमें आपकी रेंजर भी इन्वॉल्व है, पुलिस भी इन्वॉल्व है। जिस तरह शाहिद सिपरा साहब उस दिन बता रहे थे कि रात गए 10-10 घंटे का ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। तो हम हमेशा ये कहते थे कि छोटे बिजली चोर जो लोग हैं, देखें गिरफ्त में उनको भी लाएं, लेकिन सबसे पहले आप बड़े लोगों को, बड़ी मछलियों को पकड़ें, ताकि आपकी जो चेन है वो पता चल सके कि किन के जरिए वो बिजली चोरी जो है वो कर रहे थे। तो ये कोई मामूली तादाद नहीं है, 14,000 बंदा जो है वो गिरफ्तार हुआ है बिजली चोर। अल्लाह माफ करे, मैं कहता हूं इन पे ऐसे केसेस होने चाहिए कि ये बाहर ना निकल सके। फिर राव साहब देखिए, बिजली चोरी पर तो जीरो टॉलरेंस है ही, लेकिन आपको थोड़ा सोचना है कि इसके मुहर्रकात क्या हैं। किसी भी सूरत में बिजली चोरी की जो हौसला अफजाई है वो की नहीं जा सकती। उसके लिए आपको जो ये हमारा अभी रिसेंट आपने देखा कि सोलर की तरफ लोग गए हैं, तो सोलर के हवाले से मुख्तलिफ खबरें और टैक्स लग जाएगा, तो उसका बेड़ा गर्क किया है ना हुक्मरान अशराफिया को थोड़ा सोचना होगा। ये बुनियादी तौर पर मैं राव साहब, जिस बेचारे का 10,000 रुपए बिल आ रहा है उसमें बिजली सिर्फ 6,000 की है, 4,000 के टैक्स है। मुझे अलाउ करें, मैं आपकी तर्जुमानी करता हूँ। अब देखें कि बड़ा मुश्किल है, कर लेंगे राव साहब, पूरी आवाम का ये मसला है, आपने बड़ा मुश्किल है। बुनियादी तौर पे ये सारी सूरत इस वजह से होती है कि हुक्मरान अशराफिया का बिजली के बिलों से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं होता, उनको शायद उनको अदा नहीं करना पड़ता, और उनके ऊपर अल्लाह की मेहरबानियां होती हैं, और वैसे भी सरकारी भी इस्तेमाल हो रहा होता है। और उसके बाद फिर आपने अगर देखें तो माशाल्लाह से साहिब हैसियत हैं सभी लोग, सही बात है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आपने देखना हो तो पंजाब असम्बली के देख लें, पंजाब असम्बली में 371 का हाउस है, तो 200 से जायद 20-20 करोड़ वाली गाड़ियां वहां पर आपको नजर आएंगी, 200 से जायद। इस्लामाबाद में 341 का हाउस है, आपको 300 से जायद गाड़ियां नजर आएंगी। यानी 10 to 20% लोग ऐसे हैं जो बेचारे कोई छोटी गाड़ियों में आते होंगे, 13 तो ये बड़ा संजीदा मसला है। आपको बिजली की प्राइसेस इतनी कर दें कि प्राइसेस को नीचे जरूर लाना होगा फौरी तौर पर। जैसे 7 रुपए 41 पैसे पहले आपने लाया, यकीनन लोगों ने सराहा। अभी हम बात कर रहे थे 30 से 40% जो टैरिफ में कमी को सेक्रीफाइस करने जा रही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इस तरह के इकदाम पूरे मुल्क में अगर हो तो जाहिर है तो सबसे पसंदीदा सीएम साहिबा फिर आप ही हो जाएंगी। हम नो डाउट इन चीजों को सराह रही हैं जी। आप गरीबों के लिए कुछ करें, उनकी आवाज बने, बहुत सारी दुआएं लें जी। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। चलें जी, ईद उल अजहा से कबल यहाँ पे लोगों को कुर्बानी के जानवर की पड़ी है कि टाइम से वो मिल जाए। हम लोग अपने कपड़े शपड़ों की तैयारियों में भी लगे हैं, बट पीएच अपनी तैयारी कर रहे हैं। ग्रीन और रोशन लाहौर, ग्रीन पे अगर फोकस कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। रोशन तो आपने पहले भी किया और वो जगह जगह आपने रॉड्स लगाकर ऊपर लाइट्स लगा दी जिनका फ़ायदा कोई नहीं हुआ। बट हमारा बहुत बड़ा मसला इस वक्त बनता चला जा रहा है आलूदगी और जा बजा गंदगी।
आपकी ग्रीन बेल्ट्स जो हैं वो वीरान पड़ी हैं, कोई आपको वहाँ पौधा लगा हुआ नजर नहीं आ रहा। हम अपने बारहा शोज में ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ कहीं पौधे लगाए भी हैं वो हमारे इस एनवायरनमेंट के मुताबिक नहीं है कि वो फल फूल के बड़े हों, सायादार बने। तो अगर आर्टिफिशियल प्लांटेशन तक ही रहना है जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारी आने वाली नस्लों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो फिर काम ना करें। रोशनियाँ पता नहीं क्यों इस तरफ जा रहे हैं। इमरान यूनुस साहब, देखिए पूरे शहर में अगर आप वोटिंग पोल करवा लें ना, तो आप यकीन जाने शहर की जो 95% आबादी है, 95% आबादी जो है वो PHA के ख़िलाफ़ ही बोलेगी, इसके अगेंस्ट ही वोट देगी। क्यों? क्योंकि PHA की वर्किंग जो है वो सिर्फ उन एरियाज़, उन रोड्स पर, उन जगहों पे नज़र आएगी जहाँ पर या तो वज़ीर आला का रूट होगा, मुझे तो कि एक ज्यादा गुजरना होता है जेल रोड से, जहाँ पर PHA ने अपना सारा काम, मुझे लगता है PHA को लगता है कि सिर्फ रेस कोर्स। अब रेस कोर्स में भाईजान जो हैं ये भी एक अरसे से जो है वो रनिंग करते रहे हैं, वॉक करते रहे हैं, हम भी करते रहे हैं। हमें यही लगता है कि PHA को सिर्फ रेस कोर्स पार्क नजर आता है, या इनको गुलशन इकबाल पार्क को भी छोड़ दें, उस बेचारे पे भी कोई इतनी तवज्जो नहीं है। ये इनको सिर्फ यही लगता है कि GOR से रिलेटेड या जेल रोड से रिलेटेड ही सारा जो है, या नहर जिस पे रूट लगते हैं उसको थोड़ा बेहतर कर देते हैं। लाइटों की आप जो बात करती हैं, माजरत के साथ वो लाइटें भी इस किस्म की होती हैं कि आपको ऐसे लगता है कि नहर पे जगह जगह मज़ार बनाए हुए हैं। इस किस्म की लाइटिंग जो है वो होती है, ठीक है। इनको यकीन जाने पूरे लाहौर में, अब राव साहब का एरिया देख लें, आपका देख लें, मेरा देख लें, यकीन जाने अगर हम सही बात करें ना, हमारे उन एरियाज में, बल्कि पूरे लाहौर में सोसाइटीज के जो पार्क है ना, सोसाइटीज गली मोहल्लों में जो पार्क है उनकी हालत देख लें। हालांकि ये जिम्मेदारी जो है ये PHA की है कि वहां पर बेहतरीन ग्रास जो है वो होनी चाहिए। इसके साथ वहां पर जो छोटे मोटे झूले होते हैं बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए, खवातीन के लिए, अवाम के लिए, वो ठीक हो। लेकिन कोई झूला बेहतर नहीं होता, जंगलें बेहतर नहीं है, जो जिन छोटी मोटी ग्राउंड्स हैं जिनकी हालत बेहतर होनी चाहिए उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। पता नहीं इनका बजट जो है वो कहाँ जाता है। ये नहीं है कि इनके पास बजट नहीं है, बजट बहुत ज्यादा है, असल ये है कि इनके पास विल नहीं है। ये काम करना ही नहीं चाहते, ये काम सिर्फ वही करते हैं जहां पर कहते हैं कि जी दिखावे की दुनिया है, जो दिखता है वो बिकता है। इस पॉलिसी पर अमल पैरा है, जिसकी वजह से मैं तो कहूंगा इनकी कारकर्दगी जो है ना वो सिफर है। और ईद उल अज़हा से कबल क्यों आपको ये ख्याल आ रहा है? ये तो पूरा साल चलने वाले काम है। आप तो अपने ग्रीन बेल्ट तो वैसे नहीं रही शहर में, ग्रीन बेल्ट तो वैसे नहीं रही कहीं शहर रात है ग्रीन बेल्ट, और जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वो रोड से ऊपर कर दी हैं कि बारिशी पानी जो है वो जनाब वो सेवरेज में ही जाए, उसमें जाता ही नहीं है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि शहरियों के सांस से मुत्सल है, और जाहिर है अगर ग्रीन होगा तो आपको जो चैलेंजेस आज दरपेश हैं वो इसलिए हैं, मैं कहती हूं बस ये अभी थोड़ी देर निकलेंगे फिर तो उसी में बात पे मुझे आना पड़ेगा, मुझे उसी बात पे आना पड़ेगा कि अगर देखें तो आखिरी जो 2 डेकेड्स हैं इसमें कितना पैसा जो PHA को दिया गया और PHA ने उस पैसे को इस्तेमाल कैसे किया। तो आपके सामने बड़ा जबरदस्त सर्वे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के सामने PHA की एक ऐसी तस्वीर सामने आएगी। बिलाशुबा बाज मकामात को बहुत खूबसूरत किया जाता है, खास तौर पर GOR और वो वाले रूट्स जहां से वज़ीर आला पंजाब ने गुजरना होता है, वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ हों या उससे पहले आने वाले वज़ीर आला हों, उन रोड्स पर तो बड़ा ही फोकस ज़बरदस्त रहा है। केनाल रोड आपके सामने है, इस पर तो फोकस रहा है। अच्छा, अब इनसे बंदा ये पूछे कि 1300 किलोमीटर का, 1390 किलोमीटर का शहर का रेडियस है, और जो ही आप जेल रोड से 5 मिनट दूसरी तरफ कहीं ड्राइव पे निकलें और 5 मिनट शहर के चारों तरफ में सिर्फ 5-5 मिनट की ड्राइव पे आप जाएं, तो आपको PHA का वो भयानक चेहरा नजर आएगा कि ये इतना पैसा खर्च करने के बाद फुटपाथ तो है नहीं, वो तो इनका खैर सब्जेक्ट भी नहीं है, ग्रीन बेल्ट्स इनका सब्जेक्ट है, और जो शजरकारी इन्होंने करनी थी, जो टारगेटेड शजरकारी थी, मुझे याद है 2011 में फलदार और सायादार दरख्त लगाने की पॉलिसी शुरू की थी वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने, 2011 की मैं बात कर रहा हूं, और केनाल रोड से इसका, और उस वक्त ये कहा गया था कि 10 से 12 हज़ार पौधे जो हैं वो सिर्फ केनाल रोड पर लगाए जाएंगे। तो आज तक वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। अब आप देखें, मैं बात कर रहा हूं 14 साल पुरानी, 14 साल पहले अगर वो 12-13 हज़ार पौधे लगाए होते तो आज तनावर दरख्त होते, आज वो तनावर दरख्त होते। वक्त गुजर जाता है, शहर में परिंदे होते, वक्त गुजर जाता है, लेकिन PHA की जो कंसंट्रेशन है सारी वो इस बात पे रहती है कि किस तरह से इस तरह के काम शुरू किए जाएं जिन पर ज्यादा से ज्यादा पैसा फैब्रिकेटेड उस पे सारी वो
जो करते हैं ये जो आयरन फेंसिंग कर दी और ये लाइटिंग, फायदा नहीं ना, उसका क्या फायदा है? मुझे बताएं कि डेकोर आपने करना है, डेकोर एक डिफरेंट चीज है और शजरकारी एक डिफरेंट चीज है। आपने बेड़ा गर्क किया इस तरह से कि 12-12 करोड़ के ये जो साहब का जो डीजी साहब गए हैं, ये खैर से जो काम 12 करोड़ में हो सकता था इन्होंने 1.5 अरब रुपए में किया है। लेकिन कोई इनसे नहीं पूछेगा क्योंकि इन्हें ताकतवर वुज़रा की हमायत हासिल है और उनसे पूछना। अब जो जाहिर है नया चार्ज जिनके पास है, उमर शेर चट्टा साहब, ये डीसी लाहौर भी रहे और इनके पास टास्क ये है, अच्छा मौका है लाहौरियों का और अच्छा मौका है नाम बनाने का कि आप फौरी तौर पर जो शहर के तमाम मुतवस्सित तबका जो पोश एरियाज के अलावा जो ग्राउंड्स हैं उन पर भी तवज्जो करें, वहां पर जो फैसिलिटीज हैं शजरकारी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें और इस पर जितना अब मुझे बताएं चेयरमैन पीएचए गजाली सलीम भट्ट साहब को लगाया गया अवामी बंदे को। अब पिछला जो डीजी था उसने मजाल है उसकी कोई बात मानी हो, अब बातें तो ज़ाहिर है अवामी लोगों को सुननी पड़ती हैं। तो ये इस तरह की सूरत हाल जो है वो रही है। ये पीएचए राव साहब ये अवामी पोस्ट नहीं है, ये टेक्निकल पोस्ट है। आप चूंकि पंजाब गवर्नमेंट करते हैं, आप पंजाब गवर्नमेंट करते हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, आप ही खबरें देते रहे हैं। टेक्निकल पोस्ट से ज्यादा ये एक इन्वायरमेंटल और ये इसका ना कि आपको कौन चाहेगा रेलिवेंट बंदा कौन चाहेगा कि लंग्स ऑफ लाहौर जैसा प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है, क्या वो टेक्निकल हो या ना हो। अच्छा, इसमें इफ्तिखार अहमद साहब थे सीनियर जर्नलिस्ट, उनके दौर में काफी ज्यादा चीजों को किया गया, लेकिन मसला ये होता है कि ये जो हुक्मरानों को खुश करने के लिए ये जो फैब्रिकेटेड चीजों की तरफ जाते हैं ना, वो करने के लिए ना उनका रास्ता बड़ा जो शहर का बेड़ा गर्क किया है, हम यहाँ गुफ्तगू जारी रखते हैं। उनका इनपुट बहुत वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ आ जाते हैं और अगली खबर है जी पंजाब हुकूमत का लाहौर मेट्रो बस सर्विस की हालत इज़ार को बेहतर करने का फैसला। अरबों रुपए की लागत से बस स्टेशन ट्रैक की बहाली का प्लान तैयार किया गया। राव साहब देखिए, पंजाब काबीना ने यूं तो 101 निकाती एजेंडा था और हर एजेंडा ज़ेर बहस लाने वाला था क्योंकि जो मुफाद आमा के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी मंजूरी दी गई, कुछ बिल्स थे और ऑटिज़म स्कूल भी था। इसमें सबसे अच्छी बात कि गवर्नमेंट ऑन करेगी ऑटिज़म स्कूल के हवाले से। तो मेट्रो बस हो या दीगर जो ट्रांसपोर्टेशन है, इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब इस पंजाब काबीना ने जो डिसीजंस लिए हैं, मुख्तलिफ शहरों में डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में नई जो बसेज़ हैं वो चलाई जाएंगी, ऑपरेशन की जाएंगी और इलेक्ट्रिक बसेज़ ऑपरेशन की जाएंगी, जो कि एक गुड साइन है फॉर द पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए। और अब मेट्रो बस का अगर आप ट्रैक देखें तो आखिरी मरतबा जो काम हुआ था, मुझे लगता है कि वो आखिरी मरतबा वही हुआ था जब ये इसको ऑपरेशनल किया गया था। उसके बाद अगर इसका ट्रैक आप देखें तो जगह जगह से आपको वो खस्ता हाली का शिकार, ऑब्वियसली उसकी जो मियाद है वो 7 साल से 10 साल होती है, तो 12 में ऑपरेशनल हुई थी और आज हम 25 में बात कर रहे हैं, 2025 में, यानी 13 साल बाद। तो इसकी ओवरहालिंग ज़रूरी है, जाहिर है हादसात से बचा जा सकता है। उसके अलावा इसके जो स्टेशंस हैं उनको मज़ीद अपग्रेड करना है। उसके अलावा इसमें जो अप्रूवल दी गई है पंजाब काबीना की जानिब से, जो आम जो रूट फीडर रूट्स के जो बसेज, जो स्पीडो के या इलेक्ट्रो बसेज आपको नज़र आ रही हैं, इनके जो बस स्टेशन हैं उनको भी अपग्रेड करने के लिए, जहाँ पर कम अज़ कम साया हो, जहाँ पर कम अज़ कम बैठने की जगह हो। मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं ना, तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत जाहिर है जब तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बिल्कुल डोर स्टेप पर नहीं लेके जाते। डोर स्टेप से मुराद के तमाम जो बड़ी शाहरें हैं, मैं पहले ये जिक्र कर चुका हूं कि 1390 किलोमीटर का शहर का रेडियस है और इससे अगर आप 25% को भी अगर 25% को भी बसें कैटर करें तो बहुत, यानी 25% फिर आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कम होती है प्राइवेट, अगर आप इसको करें। अब येलो लाइन की बात हो रही है, ब्लू लाइन की बात हो रही है, पर्पल लाइन की बात हो रही है। ये 3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि वाकई में जो इलेक्ट्रिक पर जाएंगे और फिलहाल तो जो गवर्नमेंट करने जा रही है वो येलो लाइन को करने जा रही है और एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो उसमें येलो लाइन को रखने जा रही है, जो कि 24 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा। ठोकर न्याज बेग से ये जिसने जाना है जल्लो, तो ये ऑब्वियसली ये मैंने स्टोरी भी पहले इस पर की थी, तो बड़ी तफसील के साथ सारी चीज़ें एलेबोरेट की गई हैं। और इसके साथ साथ जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ख्वाह वो ऑरेंज लाइन हो या मेट्रो बस या
जो ऑलरेडी स्पीडो और इलेक्ट्रो बसेस जो चल रही हैं इनको भी अपग्रेड करना वक्त की ज़रूरत है, बस स्टेशन को अपग्रेड करना, और शुक्र है कि इस पर तवज्जो जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की आई है, और यकीनन इसके लिए जो दरकार फंड्स हैं वो वैसे भी जो सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं बिलाल अकबर खान खासे मुतारिक हैं हर चीज़ में। इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से उनका जो रोल रहा है, चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ इंट्रैक्शन और फिर उनको राग़ब करना इस तरफ, और ये तकरीबन 2800 बसेस का प्लान है। एक कमेंट चाहिए फिर वाइंड अप की तरफ चले। इमरान यूनिस। देखिए जी, बिल्कुल मैं आप बात कर रही हैं जिस बसेस की आप बात कर रही हैं, नो डाउट इससे आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हम खुद डेली देखते हैं कि लोग जो हैं उस पर सफ़र करते हैं और बहुत ज़्यादा सहूलत मिली है। पहले हम हमेशा ये बात करते थे कि 19 में से 17 रूट तो बंद कर दिए गए, 2 जो थे वो मेजर थे, ठीक है, जो कि जिस पे ये बाकी बसेस जो हैं वो चलाई गई। देखें अब आपकी इलेक्ट्रिक बसेस आई हैं, बहुत अच्छी बात है। इस किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाहौर में मज़ीद मुतारिफ कराए जाने की ज़रूरत है, सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि बाकी भी जो इज़ला हैं वहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाने चाहिए। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो खुद हुकूमत को भी होगा। क्यों? क्योंकि अगर लोग जो हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे, अपनी बसेस कम इस्तेमाल करेंगे, उससे माहौल भी बेहतर होगा, लोगों की जेब पर भी कम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक होगी, हेडलाइंस फिर आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम गुफ्तगू करने वाले हैं, इंतहाई अहम टॉपिक है। गुज़िश्ता दिनों हम देख रहे थे जी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से भरपूर कैंपेन चलाई गई थी आवारा कुत्तों के खिलाफ, और बहुत सारे लोग हमें भी मैसेजेस भेज रहे होते हैं जी हमारी गली में मोहल्लों में आवारा कुत्तों की भरमार है। नो डाउट ये नुकसान का बाइस भी बनते हैं। कैंपेन जो चल रही थी उसमें क्या किया जाता था जी, कुत्तों को मार भी दिया जाता था। ऐसे में खुसूसी तौर पर इस मुहिम को भी साथ लेकर चला गया कि इसका कोई ना कोई ऑल्टरनेट होना चाहिए। ये बिल्कुल भी कहीं पर भी जो है वो पूरी दुनिया में ये फॉलो नहीं किया जाता कि आप डायरेक्ट जो है वो शूट कर दें, इसका कोई ना कोई ऑल्टरनेट प्लान होना चाहिए। खैर इसमें बहुत सारे हमने देखा लोगों ने काम भी किया, सो आज हम इस पे बात भी करेंगे और इसका एक ऑल्टरनेट प्लान भी देखेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट में जो है वो पिटिशन फाइल की गई इस हवाले से, और फिर उस पर फैसला क्या आया और इसको किस तरह से मामले को देखा जा रहा है। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेसिकली जो तंजीमें काम कर रही हैं वो किस तरह से कर रही हैं। हमारी मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं तारुफ करा देती जी, समाजी कारकुन हैं, सोशल एनिमल एक्टिविस्ट हैं, नबिहा एयाज ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम नबिहा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू सो मच जी, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताइएगा प्लान आपकी तरफ से क्या पेश किया गया, क्योंकि एक संजीदा मामला है। हम इसको मतलब कि ये भी नहीं कह सकते कि इंतज़ामिया जो काम कर रही है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कर रही है, उसको बिल्कुल स्टॉप कर दें। वो भी बहुत अहम मामला है, क्योंकि हमने खुद यहाँ पर रिपोर्ट किया कि मुख्तलिफ जगहों पर बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए कि ये आवारा कुत्ते बच्चों को काट के और इतना नुकसान का बाइस बने। सो प्लान इसके लिए आपकी तरफ से क्या पेश किया गया? अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट मैं पहले तो अपना तारुफ थोड़ा सा करना चाहूँगी। मैं टॉर्च वेलफेयर सोसाइटी के साथ एसोसिएटेड हूँ, जो एक एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, और हम ज़ख्मी और बीमार जानवरों को रेस्क्यू करते हैं और उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। और हमारी एक इंसेप्शन भी इसी वजह से हुई थी, क्योंकि डॉग कलिंग। सबसे पहले हमारा फोकस ये रहेगा कि आपने इस पे प्लान क्या पेश किया, कि किस तरह तो बेसिकली इसको इस इशू के रिगार्डिंग काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आती हैं, और जब इस इशू के रिगार्डिंग रिपोर्ट्स आती हैं तो हमें ही कॉल किया जाता है, क्योंकि हम एक हेल्पलाइन सर्विस की तरह एक्ट करते हैं। और हमें फिर उन जगहों पे जाके उन डॉग्स को उठाना पड़ता है, उनको रीलोकेट करना पड़ता है जिससे उनको मारा ना जाए। अब हम कितने जानवरों को एक जगह से उठा के किसी और जगह लेके जाएंगे, ये एक कोई सोल्यूशन नहीं है। और जब हम बात करते हैं डॉग कलिंगी एट लार्ज, ये जो जिस वजह से डॉग कलिंग की जाती है वो उसकी वजह ही यही है कि हम रेबीज़ को कंट्रोल करें। आपको पता होगा इस बारे में कि पाकिस्तान में रेबीज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि अभी तक हम इतने साल हो गए हम सॉल्व नहीं कर पाए। हम कुत्तों को मार देते हैं और हम अज्यूम करते हैं कि इससे सोल्यूशन निकल आएगी, लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि डॉग कलिंग इज़ नॉट द सोल्यूशन। जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया हुआ है ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिलीज़। इसमें आवारा कुत्तों को पकड़ा जाता है, उनको उनकी नसबंदी की जाती है, जिसको हम स्पेइंग न्यूट्रिंग कहते हैं। उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम रिमूव कर देते हैं और उनको वैक्सीनेट कर लेते हैं रेबीज़ के लिए। वैक्सीनेशन के बाद उनको ईयर टैग कर देते हैं। ईयर टैग करने की वजह ये होती है कि उस सोसाइटी में सब लोगों को पता हो कि ये जो डॉग है वो वैक्सीनेटेड है और स्पेड न्यूटर है और उनको उससे डरने की ज़रूरत नहीं। तो ये हम एक सोसाइटल चेंज की तरफ ड्राइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उसके बाद उसको उसी एरिया में रिलीज़ कर दिया जाता है। रिलीज़ करने की मेन वजह यही होती है कि अगर आप उस डॉग को उधर वहाँ रिलीज़ नहीं करेंगे
तो कोई नया कुत्ता वहाँ पे आ जाएगा। सो इट्स अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस कि हम उस कुत्ते को जहाँ से उठाए वहीं पे रिलीज़ करें, ताकि उस एरिया को वो गार्ड करें और उस जगह की पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। सो दिस इज़ व्हाट वी प्रपोज्ड। हमारे इस सीन में एक राइजिंग एनिमल वेलफेयर लॉयर ने सीन ज्वाइन किया, जिनका नाम है अल्तमिश सईद। उन्होंने काफ़ी एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोर्ट में मल्टीपल केसेस फाइल किए, जिसमें से जिस पिटिशन का हम भी पार्ट हैं, जो कि है इराज हसन और वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जिसमें हमें ये हाई कोर्ट की रूलिंग मिली है अब कि डॉग कलिंग में पहली दफ़ा पूरे पंजाब में बैन है। और ये जब से पाकिस्तान की इंसेप्शन प्लान क्या होगा फिर? इसका ऑल्टरनेट क्या होगा? इसका ऑल्टरनेटिव यही होगा जो मैंने आपको भी बताया, TNVR, कि अब इन एरियाज में इसी पिटिशन के साथ आम तौर पे लोगों को जहाँ कहीं शिकायत है, लेट्स सपोज किसी भी इलाके में अगर बहुत ज्यादा हैं आवारा कुत्ते, तो क्या करना होगा? आपकी कोई हेल्पलाइन वगैरह है जहाँ पे आपसे रब्ता करें? अब हमारी भी हेल्पलाइन है और उसके अलावा और भी एंटिटीज की हेल्पलाइन इस सारे प्रोसेस में शामिल होगी, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ जॉइंट एफर्ट, जहाँ पे हम इन डॉग्स को पिक करेंगे। गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है PARC के नाम से, उसमें भी इनको रिपोर्ट किया जा सकता है ताकि वी कलेक्टिवली कम टू द सोल्यूशन ऑफ दिस। ठीक हो गया। सो मुझे ये बताइएगा कि सिर्फ हम बाकी जानवर भी देखते हैं, कहीं पर बिल्ली जो है उसको कोई चोट लगी है, जख्मी हो गई है, तो इस पर भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करे? हम जो भी अभी एनिमल अब्यूज़ के केसेस या क्रूल्टी के केसेस रिपोर्ट होते हैं, हम उनमें उन केसेस को इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, अपने लॉयर को भी इन्वॉल्व करते हैं। और काफ़ी अब तो सिचुएशन ऐसी काफ़ी प्रॉमिसिंग हो गई है कि अब FIRs भी फाइल होना शुरू हो गई हैं, जो कि एनिमल वेलफेयर के अगर आप सिनेरियो में देखें तो इट्स अ प्रीटी बिग थिंग, क्योंकि एनिमल्स को सीरियसली पाकिस्तान में नहीं लिया जाता। तो अगर एक पुलिस स्टेशन FIR दर्ज कर लेता है तो वो एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए कि अब इस इशू को सीरियसली लिया जा रहा है पाकिस्तान में। इसका कोई रेस्क्यू सेंटर भी बनाया गया है? यस, एक रेस्क्यू सेंटर हमारा है कसूर के पास, जहाँ पे हमने पूरी फैसिलिटी सेटअप की हुई है, जहाँ पे जानवरों को रिपोर्ट करके रेस्क्यू करके ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है। हम एक हॉस्पिटल की तरह वहाँ पे ऑपरेट कर रहे होते हैं इन एनिमल्स के लिए। और हमने अभी बहुत सारे जानवर एक्चुअली रेस्क्यू किए हैं, जिसमें काइट्स, डोंकीज, कैट्स, डॉग्स, बाज़ जब ये आंधी शांदी आती है तो आपका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है? कितने लोग हैं आपकी टीम में और किस तरह से काम करते हैं? लेट्स सपोज आपकी हेल्पलाइन पे किसी ने कॉल की, सो वो आपका टाइम बड़ा मैटर करता है ना कि इस जानवर को तकलीफ भी ना हो, आप टाइम पे पहुंच जाएं। जो आपने खुद ही जिक्र किया कि आंधी तूफान की सूरत में, तेज़ बारिश की सूरत में बहुत सारे, तो कितना रिस्पॉन्स टाइम वगैरह होता है? हमारी कोशिश तो होती है कि हमें केसेस को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है बेस्ड ऑन देयर सेवेरिटी, कि अगर इमीडिएट है तो हम टीम को इमीडिएटली भेजते हैं। अब हमारी इतनी एक्सपीरियंस से हमें पता चल गया हुआ है कि ये केस क्रिटिकल है, इस पर हमें इमीडिएटली पहुंचना ज़रूरी है इसके रेस्क्यू के लिए, या हमारे पास या इस केस में थोड़ा सा बफर जोन है, तो हम उस अकॉर्डिंगली केसेस को प्रायोरिटाइज करते हैं और टीम को फिर शेल्टर से भेजते हैं, जो कि इनको पिक करती है और फिर शेल्टर पे वापस लेके आती है। अगर ज़्यादा सीरियस सिचुएशन तो हमारे कुछ पार्टनर क्लिनिक्स हैं लाहौर में, जिनके पास हम डायरेक्टली वो एनिमल को ले जाते हैं ताकि उसको ट्रीटमेंट मिल सके वहाँ पे। सो मुझे ये भी बता दीजिएगा, क्या आपके पास प्रॉपर कोई ऐसे सेंटर्स भी बने हैं जहाँ पर इनको रखा जाता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है, और उसके बाद ऑब्वियसली फिर इनकी रिहैबिलिटेशन के बाद प्रॉपर देखभाल का भी एक प्रोसेस होता है? सो किस तरह से किया? जो अभी हमारा करंट सेटअप है उसमें कोई हैं 100 एनिमल्स एट दिस पॉइंट, जिसमें डॉग्स, कैट्स, हाँ डॉग्स, कैट्स, मेजरली डॉग्स, कैट्स होते हैं, बट अगर कोई ज़रूरत पे पेश हो जाए तो हम डोंकीज़ वगैरह को भी रेस्क्यू प्रोवाइड कर देते हैं। और उसमें फिर यही है कि हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके उनको शेल्टर पे ट्रीट करके वी ट्राई कि हम भी अडॉप्शन करवाएं, उनको एक्चुअली प्रॉपर होम्स में मूव अराउंड करें, कि ये भी एक हमारे इनिशिएटिव्स का पार्ट है कि हम अडॉप्शन की तरफ फोकस करें। और हमारी एक्चुअली सोसाइटी में कंपैशन और एम्पैथी इंस्टिल करें, ताकि लोगों में एक एहसास जो है वो डेवलप हो और वो इन सब चीज़ों को एज कंपैशनेट बीइंग्स हम इन सब चीज़ों की कदर करें, उनको डिग्निटी और रिस्पेक्ट भी प्रोवाइड करें। आपकी टीम में क्या माहिर डॉक्टर भी मौजूद हैं? ऑब्वियसली जानवरों की नफ्सियात को समझने की भी बड़ी ज़रूरत होती है। अब इंसान तो बता देता है ना उसको क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आपकी टीम में कौन कौन लोग? तो हमारी टीम में पूरी एक टीम ऑफ वेट्स अवेलेबल हैं ऑन द शेल्टर, जो कि इनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और सुबह पूरा उनकी प्रॉपर शिफ्ट्स होती हैं, डे टाइम में भी और इवनिंग में भी उनको ट्रीटमेंट के लिए देर अवेलेबल। उसके अलावा भी हम सीनियर डॉक्टर्स के साथ लाहौर में जो मल्टीपल स्प्रेड आउट हैं उनके साथ भी हम काम करते हैं। ठीक है।
कोई कैंपेन ऐसी टाइम टू टाइम आप चलाते हैं कि लोगों में अवेयरनेस हो के बड़ी ज़रूरी है? ये जो अभी हमारी लाहौर हाई कोर्ट की रूलिंग आई है जिसमें डॉग कलिंग को बैन किया गया, उसमें हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट एक्चुअली हुआ था वेलेंशिया टाउन के साथ, जिसमें हमने लाहौर का पहला TNVR प्रोजेक्ट रन किया था, जिसमें हमने पूरी अवेयरनेस कैंपेन्स पहले की थी सोसाइटी के साथ, ताकि सोसाइटी को पता चल सके कि ये एक एक्टिविटी होने लगी है यहाँ पे और ये कुत्ते अब रिलीज़ किए जाएंगे, जिसकी वजह से उनमें एक डर भी ख़त्म हमने करवाया। ये एक हमारा एक एम था उसमें कि जो लोगों के बायसेस हैं स्ट्रीट डॉग्स के रिलेटेड कि गंदे होते हैं या काट सकते हैं या तो हमने उन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स की थी, उनको गाइड किया था कि अगर स्ट्रीट डॉग आपको अप्रोच करे तो आपने कैसे एक्ट करना है, अगर स्ट्रीट डॉग आपके इर्द गिर्द घूम रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज को कैसे रीड करना है, ये सारी चीज़ें हमने उस अवेयरनेस कैंपेन में की थी। उसका पहला फेज़ अवेयरनेस था और उसका सेकेंड फेज़ एक्चुअली TNVR था, जो हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट अब बन गया है फॉर ऑल ऑफ लाहौर, जिसमें हमने 90+ डॉग्स को स्पे न्यूटर किया था, वैक्सीनेट किया था, टैग करके रिलीज़ किया था उसी एरिया में। इवन टुडे ये हमने प्रोजेक्ट रन किया था 2021 में और 2023 में ये कंक्लूड हुआ था, और इवन टुडे उस प्रोजेक्ट के सिलसिले में वी स्टिल सी आर डॉग्स ओवर देयर, और सोसाइटी में हमें लोग बताते हैं, और वहाँ पे अब सिचुएशन इतनी बेहतर हो चुकी हुई है कि जो लोग उस एरिया में इनका ख्याल कर रहे थे, अब वो इतना ज़्यादा उन्होंने ख्याल करना शुरू कर दिया कि अगर कोई इर्द गिर्द हमारी टीम आती है तो उन्हें थोड़ा सा डर होता है कि नहीं इन डॉग्स को ना उठाएं, इनका हम ख्याल करें। ये एक उस सोसाइटी में एक कंपैशन डेवलप हो गया है क्योंकि हमने ये इनिशिएटिव लिए थे। और इवन इसी वजह से जो डॉग कलिंग का ये तो स्टेप 1 है ना, जो हमारे हाई कोर्ट की रूलिंग है। स्टेप 2 है कि अब आप पूरी सोसाइटी में एक अवेयरनेस कैंपेन करें और लोगों को सेंसिटाइज करें, लोगों को बताएं कि ट्रीटमेंट कि इनको कैसे ट्रीट करना है, राइट, कब डरना चाहिए, कब पीछे होना चाहिए, कब और आप एक और चीज़ हमने इस अंडरस्टैंड करनी है कि जो स्ट्रीट डॉग्स का बिहेवियर होता है वो ह्यूमन बिहेवियर का रिस्पांस में होता है। हम यहाँ पे कुत्तों को पत्थरों से मारते हैं, डंडों से मारते हैं, हम बड़ा एक अग्रेसिव एटीट्यूड रखते हैं हम स्ट्रीट डॉग्स की तरफ से, जिसकी वजह से ओवर टाइम दे हैव बिकम वेरी स्केयर्ड, और डर की वजह से एक जानवर एक्ट आउट करता है, ये चीज़ हम डिनाई नहीं करते, लेकिन वो इसलिए एक्ट कर रहा है क्योंकि इतनी सालों से उसकी जनरेशन जो चलती आ रही है उसके साथ एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट उसने रिसीव किया, जिसकी वजह से वो ऐसे एक्ट आउट कर रहा है। बिल्कुल। सो इट्स थोड़ी लंबी जर्नी है, बट एक स्टेप 1 ये है कि वी हैव गॉटन टू दैट पॉइंट वेयर चलें जी, गुड लक, क्योंकि नो डाउट ये एक मुश्किल काम भी है और लोगों को सोसाइटी को साथ लेकर चलना भी इसमें बहुत ज़रूरी है जी। थैंक यू सो मच जी, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम एक ब्रेक ले लेंगे जी, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और शहर की मवेशी मंडियों की सूरत हाल बताना भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया जी, क्योंकि अब वक्त कम है और मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त होता चला जा रहा है, और मवेशी मंडियों में अब हमें रश भी जो है वो बढ़ता नज़र आ रहा है। ऑल्दो इस टाइम पे थोड़ा सा कम होता है क्योंकि अभी लोग ऑफिस से प्रॉपर छुट्टियाँ नहीं ना हुई, सो रात के टाइम हम देखते हैं शाम के औकात में रश भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और फिर मिनी मंडियों की भी शहर में सूरत हाल हमारे सामने है। वहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद भी मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं कि कुर्बानी के जानवर लेके लोग जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। खैर, मवेशी मंडी का हमने रुख करना है, वहाँ पर सूरत हाल क्या है, कौन सा जानवर आपको किस कीमत पर मिल रहा है, जानवरों की कीमतों के हवाले से क्या कहते हैं लोग और व्यापारी क्या कहते हैं। समरा है जी एवेन्यू मंडी में, तो उनकी तरफ हम चलेंगे। जी समरा, बताइए क्या सूरत हाल है जानवरों की कीमतों के हवाले से, जो लोग आ रहे हैं खरीदार उनका क्या कहना है, व्यापारियों का क्या कहना है, ओवरऑल मंडी के इंतजाम भी देख के बताएं कैसे। ईद कुर्बान में अब कम वक्त बाकी रह गया है और ऐसे में लाहौर की मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल हो चुकी हैं। इस वक्त मैं LDA सिटी कान्हा काचा मवेशी मंडी में मौजूद हूं, जहां खरीदारों की जानिब से जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। खरीदार मेरे साथ मौजूद हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जानवर खरीदने आए हैं, 2 दिन रह गए हैं, जानवर मिल गया आपको? बहुत जानवर महंगे हैं, आज बहुत रेट इनका ज़्यादा है, लेकिन 2 दिन बाद इंशाल्लाह इनका रेट कोई कम होगा तो फिर ही लेंगे, क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा रेट है इनका ना, काफ़ी रेट। क्या लेने आए, क्या माइंड बना कर आए हुए थे कि कितने तक का जानवर आपको मिल जाएगा? अभी तो देख रहे हैं जानवर जो भी नज़र सही नहीं आ रहा, जितने भी रेट बता रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा रेट बता रहे हैं, जिस व्यापारी से भी कहते हैं वो रेट बहुत ज़्यादा है इनका जानवरों का। तकरीबन 2 लाख के हेर फेर में हमने लेना था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रेट कर रहे हैं जानवर। ये मंडी तो विजिट करेंगे या किसी और मंडी का रुख करेंगे आप? नहीं, विजिट कर रहे हैं, अभी तो शुरू हुआ है काम, देखते हैं कि असर के टाइम तक कितना रेट हो जाता है, अभी तक तो शुरू है। आप क्या कहेंगे, अभी जानवर खरीदने आए हुए हैं, कीमतों से मुतमईन है या नहीं?
कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, जानवर बहुत खूबसूरत हैं, जानवर में कमी नहीं है, लेकिन कीमतें ज़्यादा हैं। कीमतों ये तकरीबन कीमतें कम करें तो फिर इंशाल्लाह यहीं से इसी मंडी से हम खरीदेंगे जानवर बहुत अच्छे हैं इधर। आपको लग रहा है चांद रात तक ये रेट अपने गिरा देंगे तो फिर आप जानवर लेने में कामयाब हो पाएंगे? हाँ इंशाल्लाह जानवर अगर हम लेंगे इंशाल्लाह कामयाब हो पाएंगे जानवर। बहुत शुक्रिया जी। इसी तरह से यहाँ पर और भी ख़रीदार मौजूद हैं और अब सबकी कोशिश है कि कम दिन बाकी रह गए हैं तो ऐसे में जानवर जो है वो ख़रीद लिया जाए। कुछ ख़रीदार जो हैं वो जानवर ख़रीदने में कामयाब हो गए हैं, जबकि कुछ की जानिब से व्यापारियों के साथ अभी भी भाव ताव का सिलसिला जारी है। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो वेड़े भी मौजूद हैं, बकरे भी मौजूद हैं, ख़रीदारों की तादाद भी आपको नज़र आ रही होगी और हर कोई व्यापारी के साथ जो है वो बहसो तकरार में लगा हुआ है कि व्यापारी जो है उनको मुनासिब दामों में एक अच्छा और तगड़ा जानवर दे दे, लेकिन व्यापारी भी अपने रेट्स पर अड़े हुए हैं और उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि जानवरों को पालने में उनको मंडियों तक लाने में बहुत खर्चा आता है, जिसकी वजह से वो सस्ते दामों में और कम कीमत में जानवर जो है वो फरोख्त नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर मौजूद जो खरीदार हैं वो पूरी उम्मीद हैं कि चांद रात तक इनके रेट्स गिरेंगे और ये जानवरों के रेट्स कम करेंगे। तो जो खरीदार रह गए हैं उनकी कोशिश है कि वो अपना जानवर है जो है वो चांद। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी समरा, आपने हमें बताया क्या सूरत हाल है। आगे बढ़ेंगे, जिनकी आज बर्थडे है उनको विश करेंगे जी। अगर आपकी कल बर्थडे है तो आप हमें पिक्चर्स भिजवा के इसी तरह प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अलीशा की बर्थडे है जी, अलीशा मुजाहिद, सारा, जैगम रियाज, मोहम्मद हाशिर, हलीम भट्टी, मोहम्मद रमज़ान सिद्दीक भट्टी और इसके बाद जी इमरान शाह और नदीम भट्ट साहब की सालगिरह। आप सब लोगों को मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। सो स्क्रीन पर नंबर दिखा दीजिए, इस नंबर पर आप भी अपने पिक्चर्स भेज सकते हैं। घर में किसी की बर्थडे है, किसी फ्रेंड की बर्थडे है, आपकी टीचर की बर्थडे है, आप उनको स्पेशल फील कराना चाह रहे हैं, तो इससे ज़्यादा बड़ा तोहफा क्या हो सकता है जी। हमें तस्वीर के साथ नाम भेजें और प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। आगे बढ़ेंगे जी, और ईद के साथ साथ जहाँ पे बाकी चीज़ों की खरीदारी होती है, सब्जियों की खरीदारी भी हम आपको मशवरा दे रहे हैं, अभी अभी कर लें, आगे महंगी होने का भी खदशा है। तो सब्जियों के रेट के लिए सेगमेंट है आज के भाव। हमारी रिपोर्टर अफशा हमें ज्वाइन करेंगी, रेट लिस्ट उनके पास है, वो हमें बताएंगी। ओवर टू यू। की आमद है और मुनाफाखोरी बाजार में अरूज है। सब्जियों की कीमतों में 4 गुना इजाफा कर दिया गया और शहरी उसे ख़रीदने पर मजबूर है। सब्ज़ मसाला जात की कीमतें बेतहाशा बढ़ा दी गई हैं हुकूमत की जानिब से भी और दुकानदारों की जानिब से भी। प्याज की सरकारी कीमत 40 है, लेकिन ये 90 में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 30 है, लेकिन ये 60 से 70 में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन देसी की सरकारी कीमत 180 है, लेकिन ये भी अपनी कीमत के बरक्स 220 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 560 है, लेकिन ये 650 रुपये में इसकी फ़रोख्त जारी है। भिंडी की सरकारी कीमत 100 है, लेकिन ये 160, जबकि अरवी की सरकारी कीमत 200 है, लेकिन ये 250 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। टिंडों की सरकारी कीमत 140 है, लेकिन ये 160, जबकि नींबू की सरकारी कीमत 390 है, लेकिन ये 700 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह जो हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं और दीगर चीज़ें हैं, खीरा, प्याज वगैरह, जिन्हें जो है हम इस्तेमाल करते हैं खानों के साथ साथ, मसाला जात और दीगर, इनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। और शहरी कह रहे हैं कि ईद कुर्बानी है, ऐसा लग रहा है कि सब्जियों की ईद है, क्योंकि सब्जियां जो है सोने के भाव मिल रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। सो रेट लिस्ट आपके साथ शेयर की, और बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपको आसानी हो जाए, आप मार्केट में जाएं उससे पहले आप माइंड बना के जाएं कि कौन सी सब्ज़ी किस कीमत पर मिल रही है। सो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हम आपके साथ इसी तरह से ये चीज़ें शेयर करते रहेंगे, आपको रेट्स बताते रहेंगे, ताकि आप अपने लिए पहले से प्लानिंग करके बाजार में जाएँ। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे जी। प्रोग्राम के सिलसिले में हम, क्योंकि जानवरों की ख़रीदारी भी चल रही है और इसके बाद कुर्बानी के बाद जो एक बड़ा और अहम मरहला होता है, इतनी शदीद गर्मी में आपने गोश्त को संभालना कैसे है, उसका तरीक़ेकार भी आपको बताएंगे। गोश्त को अगर आपने अच्छे तरीके से कंज्यूम करना है, वो भी आपको तरीक़ेकार बताएंगे। गोश्त को पकाने के हवाले से भी कुछ अच्छी टिप आपके साथ हेल्दी सी शेयर करेंगे। महफूज बनाना, क्योंकि हम देखते हैं कि जी ऑब्वियसली गोश्त इतनी जल्दी 2-4-5 किलो में तो नहीं खा लिया जाता, लोग तो यहाँ पे महीनों भी रखते हैं, लेकिन हम इसकी हौसला शिकनी करेंगे, मैक्सिमम लोगों में बांटें। चलें, जो 8-10 दिन आपने रखना भी है तो उसको महफूज करने का तरीक़ेकार क्या है, अच्छे तरीके से आपने कैसे रखना है, वॉश करके रखना है। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कुर्बानी का गोश्त हम इस तरह से नहीं खाते कि उसमें से स्मेल भी आ रही होती है, एक मखसूस सी स्मेल होती है। सो उसके तदारुक के लिए क्या करना है, नईमा राव साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, आप आपको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम, कैसी है ना? मैं ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, एक बहुत अहम मरहला होता है कुर्बानी के बाद गोश्त को संभालना, सबसे बड़ा मरहला। मेरे ख्याल से उस पर फिर जब तक तमाम घर वाले नहीं लग जाते ना, तो उसको समेटना भी मुश्किल हो जाता है। सो मुझे बता दें कि ख़राब होने से सबसे पहले तो गोश्त को बचाएं कैसे, क्या करना है? ख़राब होने का ये है कि देखिए, जब हम शॉप से गोश्त लेके आते हैं, कसाई से गोश्त लेके आते हैं, तो उसमें स्मेल नहीं होती। कुर्बानी के गोश्त में स्मेल की होती है। सबसे बड़ा, अगर आप इस क्वेश्चन को हल कर लेना तो फिर ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। होता ये है कि जब वहाँ पे कुर्बानी होती है, वो ज़िबा करते हैं जानवर को, वो रात को ही लटका देते हैं उल्टा। हाँ। ठीक है, जब हम लेके आते हैं, कपड़ा एक सिर्फ ऊपर चढ़ा हुआ होता है ताकि उसको मक्खियाँ वगैरह ना लगे, तो उसकी सारा जो उसके अंदर से ब्लड होता है ना, वो सारा रेज हो जाता है, वो सारा स्टेन हो जाता है। तो जो स्मेल होती है वो सिर्फ ब्लड की होती है। इधर ये होता है कि एक तो अनाड़ी कसाई होते हैं, ठीक है, उनको यही नहीं पता कि ज़िबा, मुझे तो नहीं पता कि ज़िबा कहाँ से, लेकिन मैंने करते हुए देखा ना, हमारे तो हमने कभी अपने घर में कसाई नहीं देखा, हमारे खुद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नाना, मामा, मेरे हस्बैंड आगे, मतलब ददी आलम, ननियाल में सारे खुद करते हैं, और गोश्त इतना साफ सुथरा और बहुत तसल्ली से करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जो कुर्बानी होते देखिए, वो जहाँ से ज़िबा करना होता है, वो पता नहीं बेचारे उस जानवर को तकलीफ नहीं देनी होती ना, वो हमें एक मेमोरी कॉल हो रही है हमारी कि हम कुर्बानी किस लिए कर रहे हैं, तो वो पता नहीं क्या फ़र्ज पूरा किस तरीके से करते हैं कि जानवर को बड़ी बेदर्दी से ज़िबा किया जाता है, तो उसका ब्लड भी सही नहीं निकलता। जाहिर बात है, उनका बिजनेस उस दिन का होता है ना, तो बस वो जल्दी में। तो ये है कि सबसे पहले गोश्त का अंदर से ना सारा ब्लड निकल जाना चाहिए। लेकिन चूंकि ये मरहला ऐसा होता है कि जल्दी फटाफट पक जाए, फटाफट हो जाए, तो उसको हमने बू को ख़त्म कैसे करना है,
गोश्त की स्मेल को जो उसके अंदर होती है, उसी से आपको पता है बैड बैक्टीरिया भी जन्म लेते हैं, वही फिर हमारी सेहत को, स्टमक को ख़राब करते हैं। यही वजह होती है। सबसे आसान, क्योंकि मैं जुबैदा आपा को आपको पता है फॉलो करती हूँ, मैं बिल्किस आपा, रानी आपा, सबसे मैं इंस्पायर हूँ, लेकिन मैं जुबैदा आपा को बहुत फॉलो करती हूँ। जुबैदा आपा का एक टोटका मैं बरस आजमा रही हूँ, ठीक है। वो ये है कि जो नॉर्मल आटा होता है ना हमारा, ठीक है, जिससे हम रोटी बनाते हैं घर में, आजकल तो फाइन आटा आ रहा है, वो नहीं, ठीक है, जो एक गंदम का, गेहूं का जो आटा होता है, ठीक है ना, वो भी खैर जो भी आटा अवेलेबल है, क्योंकि आप जाहिर सी बात है घरों में गेहूं का आटा फिर ढूंढने पे लग जाएंगे। आपके पास जो आटा अवेलेबल है, आपके पास चाहे 5 किलो गोश्त है, मैं एक मैक्सिमम 10 किलो गोश्त की रेसिपी दे देती हूँ आप लोगों को। 10 किलो अगर गोश्त है आप लोगों के पास, तो आप लोगों ने करना ये 1 किलो आटा, ठीक है, उसके ऊपर डाल देना है खुश्क आटा, खुश्क आटा, बिल्कुल खुश्क आटा, और उसको मिला देना गोश्त को। अच्छा, सारे गोश्त को मिला दो आपस में। फिर आपको अगर ये लगे कि नहीं इसके अंदर तो अभी ज्यादा ब्लड है, तो आप आटा इजाफी कर सकते हैं। सक कर लेगा क्या? वो सारा जो उसका जो खून बचा हुआ है, जो ब्लड उसके अंदर, वो सारा सक कर लेगा। अच्छा, सारा का सारा सक कर लेगा। तो वो गोश्त के अंदर से सारा जब वो निकल जाएगा ब्लड, तो फिर स्मेल आएगी नहीं। सिर्फ उसको 15 से 20 मिनट आप रखें, फिर गोश्त को आप बड़े जो छन्नी जो होती है, स्ट्रेनर जो होता है, उसके अंदर डाल के आप स्ट्रेन करके गोश्त में पानी ना रहने दें। तो ये हमारे घर का तो ये रूल है कि हम कभी गोश्त धोते ही नहीं, क्योंकि हमारे गोश्त बहुत तसल्ली से, बहुत सफाई से, बहुत नफासत से बनाया जाता है। कुर्बानी के गोश्त को हमारे घर धोने दिया ही जाता नहीं, वो कपड़े से साफ करते हैं और इसी तरह और 20 मिनट में हंडी बन जाती है। अभी मैं यही बता रही हूँ कि मतलब लोगों पे ये हैरान हूँ कि जब ईद करीब आती है तो आप कह रहे गोश्त को धोना ही नहीं है? नहीं, कुर्बानी के गोश्त को हमारे घर में इस तरह होता है कि जब जो कपड़ा रखते हैं ना, साफ सुथरा करके गोश्त को फिर देते हैं। मेरे नानाबू जो थे ना, वो गोश्त को धोने नहीं देते थे, कुर्बानी के गोश्त को। हम फिर धो लेते थे, तो उससे ये होता, कहते हैं कि इससे ये ज्यादा पानी छोड़ देता है। अच्छा, वो ज्यादा, आप कभी करके देखिएगा, साफ सुथरा गोश्त बनाएं, किसी अच्छी कसाई को बुलाएं, तसल्ली वाले को बुलाएं, ठीक है। आप उसी चर्बी में, उसी गोश्त में सिर्फ आपने जीरा और नमक डालना है और वो गोश्त पका के देखिए, उससे ज्यादा लजीज गोश्त आपने कभी जिंदगी में नहीं खाया होगा। आपने फिर ये करना है, मैं उसी बात की तरफ आती हूँ कि अपने वो गोश्त जो है वो वॉश कर लेना, जो गोश्त आप लोगों ने रखना है। सबसे पहली बात तो आपने बहुत अच्छी बात की थी कि हम इस बात के खिलाफ है कि गोश्त को सेव करो ही ना। हाँ, बिल्कुल। देखो, बांटने के लिए सारा साल हम गोश्त खाते हैं, सही बात है, सारा साल खाते हैं। आज ये गोश्त उनके लिए होता है कि जो इंतजार में होते हैं कि हम ईद का इंतजार करते हैं। लेट से फिर भी चलें, आपका काम इस तरह के आपने गोश्त को सेव करना, आपने रखना है ज्यादा अरसे के लिए। अब एक कुर्बानी की स्पेसिफिक बात नहीं हो रही, कुर्बानी के अलावा भी गोश्त लोग रखते हैं, सेव करते हैं गोश्त को, जिनका बिजनेस है या वैसे ही घर में अमूमन खवातीन, आप है, मैं वर्किंग लेडी जो होती हैं, तो फिर उनको चाहिए होता है। उनके लिए खास टिप है कि आप लोग गोश्त को इस तरीके से धोएं, आटे की या आटे का जो बुर होता है, पहले तो बुर लगा देते थे, भूसी जिसको बोलते हैं वो, अब आटा लगा देते हैं, तो सारा सक करके गोश्त बिल्कुल साफ। चाहे आप उसको, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, थोड़ी देर बाद वॉश कर लें, वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में रख लें, ठीक है। स्ट्रेनर में रख के, चाहे आप, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रही, चाहे आप उसको 6 महीने भी रखेंगे ना, तो गोश्त का ना कलर खराब होगा, ना आपको गोश्त गलने में मुश्किल होगी, और ना गोश्त से स्मेल आएगी। एक कहते हैं ना कि हर तरफ बकरा ईद, खासतौर पर बड़ी ईद जब आती है तो एक स्मेल फैल जाती है, ईद की एक वो होती है, वो कुछ भी नहीं होता। वो गोश्त जब हम जानवर को ज़िबा करते हैं, उसका जो ब्लड वो सही रेंज नहीं होता, सिर्फ मसला यही होता, और कुछ भी नहीं है इसमें। आज मैं आप लोगों को जो टिप दूंगी इंशाल्लाह आगे चल के, वो यूरिक एसिड के मरीज और ब्लड प्रेशर के मरीज खास तौर पे वो गोश्त कैसे खा सकते हैं, वो कुर्बानी का मजा कैसे ले सकते हैं, इंशाल्लाह इस पे हम जरूर बात करेंगे। वो जरूर मैं आपके साथ टिप शेयर करूंगी, और फिर ये भी बताऊंगी कि गोश्त को आपने गलाना कैसे है। और जितना भी जिद्दी ढीठ गोश्त हो, कहते हैं ना कि किसी का हाथ लग जाए या किसी का ज़िबा करने का तरीका ऐसा हो, या कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनका गोश्त मतलब गलता नहीं है, उसका भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि गोश्त मिनटों में कैसे गलेगा। अच्छा, आपका पैकेट्स बना के लोग रख लेते हैं, सो पैकेट्स आपने प्लास्टिक बैग में लोग रखते हैं, फिर अगर हमारे यहाँ लाइट भी आना जाना समटाइम लगा रहता है, तो उसका कोई प्रॉपर तरीका बता दें कि आपने स्टोर कैसे करना है। देखिए, स्टोर अमूमन तो लोग फ्रिज में ही आजकल तो करते हैं, हाँ, ठीक है, फ्रीजर में करते हैं। हमारा थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, कुछ गोश्त हमारा भी फ्रीजर में ही होता है, ठीक है। फ्रीजर में वो इस तरीके से होता है, सिर्फ गोश्त आपने ना सही ड्राई कर लेना है। अगर आप ये चाहते हैं कि गोश्त आपका खराब ना हो, जिस तरह मैंने तरीका बताया ना धोने का, धोने के उसको फैला दें, फैन चला दें, बोटियां सूख जाएंगी,
उनकी स्किन इस तरह ड्राई नहीं हो जाती है। जी। वो जितनी सूखी होंगी ना बोटियां, उतना आपका जो प्रोसेस है ना सेव करने का वो ज्यादा अच्छा होगा, और गोश्त की जो शेल्फ लाइफ ही कह सकते हैं दूसरे लफ्जों में, फ्रीजर की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी, आपको खराब होने का डर कम होगा। ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि गोश्त के अंदर से पानी ड्राई हो जाता है। जैसा पहले जब फ्रिज नहीं थे तो गोश्त कैसे सेव किया जाता था? गोश्त ऐसे सेव करते थे कि गोश्त सालों साल चलाते थे वो लोग, गोश्त को सुखाते थे। आज भी थर के इलाके में यही होता है। आज भी थर के इलाके में ऊंट का गोश्त खास तौर पे सेव किया जाता है कि वो गोश्त के हार बना के, जिस हम कचरी के हार बनाते हैं ना, गोश्त के हार बना के पिरो के अच्छे तरीके से और वो सुखा लेते हैं, तो वो सारा साल खराब ही नहीं होता। जब वो ड्राई हो गया तो ड्राई कर लेते हैं गोश्त को। और आजकल हमारे पास वैसे ही आजकल इतनी ये ड्राई राय में जो हम फ्रूट वगैरह ड्राई करते हैं सारे के सारे, आप इस तरह भी कर सकते हैं अगर अवेलेबल है आप लोगों के पास। अदरवाइज मैंने बता दिया कि गोश्त को धो के उसका पानी ड्राई करके आप फैन के नीचे खुश्क करें गोश्त। ठीक है। वो बेशक वो जरा सा ना ऊपर से लेयर उसकी ड्राई हो जाएगी, जितना वो ड्राई होगा उतनी उसकी जो फ्रीजर की लाइफ है वो बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। चलें जी, ये तरीका हो गया जी आपने किस तरह से अपने गोश्त को महफूज बनाना है। और अब आगे बढ़ के हम आपको बताएंगे कि यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट किस तरह से गोश्त खा सकते हैं। कुर्बानी का गोश्त हम देखते हैं जी, मेहमान बैठे हुए घंटों रखा है, पकने पे नहीं आ रहा, वो भी आपको हम बताएंगे किस तरह से आपने बनाना है जी। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। नईमा आपा इस वक्त तैयारी कर रही हैं और हम आपको पहले बता दें, आपा ड्रिंक पहले हम बताने जा रहे हैं। हाँ जी, ड्रिंक अच्छा बताने जी, जा वो रहे लोग हैं। जिन्होंने कुर्बानी का गोश्त खाना है लेकिन उनको कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड का इशू है, तो उसमें तो लोग मना करते हैं कि आपा बिल्कुल गोश्त नहीं खाना है, ऐसे ही और कुर्बानी का गोश्त तो वैसे कहते हैं कि इसमें चिकनाई ज्यादा होती है। हाँ जी, तो बस आपा है ना, फिर कोई ना कोई निकाल लेती है टोटका। चलें जी, हल आपको हम बताने जा रहे हैं, क्या करना है आपा? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि गोश्त खाने पे हम बात कर लेते हैं कि गोश्त एहतदाल के साथ ही खाना चाहिए। कोई भी है, चाहे यूरिक एसिड का है, ब्लड प्रेशर, कोई है या नहीं है, एहतदाल के साथ खाएं। हाँ, लेकिन कुर्बानी पे क्योंकि अवेलेबल ज्यादा होता है तो लोग ये सोचते हैं, लोग क्या अमूमन होता है यही है कि रोस्ट ही खाते हैं। हाँ, चाहे वो नमकीन में हो, चाहे वो आपका कढ़ाई हो, कुछ भी हो, लेकिन हमेशा कोशिश करें कि शोरबे वाला खाएं। ठीक है। अच्छा, अब आ जाती है बात कि अगर आप लोगों ने खा लिया गोश्त, चाहे आप बीपी के मरीज हैं, चाहे आप यूरिक एसिड के मरीज हैं, चाहे आप कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं, ठीक है, आप लोगों ने किस तरीके से और कितना गोश्त खाना है। ठीक है। हाँ, तो लेकिन बकरीद पे फिर भी मैं पाबंदी नहीं लगाऊंगी 2-3 दिन। तो उसमें पहले मैं स्पाइस पे बात कर लूँ, बाद में हम हजम करने के लिए ड्रिंक बताएंगे। ठीक है। हाँ, आपने स्पाइस उसके अंदर जो ऐड करने हैं, वो दारचीनी एक ऐसा जादुई हर्ब है कि जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, जो शुगर को कंट्रोल करता है, जो यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही। हाँ जी, ये एक ऐसी चीज है कि जो आप हर स्पाइस में डालें। ठीक है। और साथ में जिस तरह फर्मेंटेड होता है अचार का इस्तेमाल जरूर करें। ठीक है। बकरीद पे या अमूमन अपनी लाइफ में अचार को जरूर, क्योंकि देखिए पहले जब हम हमारे बचपन में हमारी माँ अचार इस्तेमाल करती, उसमें सारे वो स्पाइस, मेथी दाना है, कलगंजी है, सौंफ है, उसमें राई दाना है, उसके अंदर जो आजकल कांजी बना के पी जा रही है, उसके अंदर सरसों का तेल है, बिल्कुल सारी चीजें वो है कि अचार का इस्तेमाल अपनी लाइफ में बढ़ाएं। इन चीजों से हम दूर हो गए हैं तो इसलिए हम बीमार हो गए हैं। ऐसे अब आ गई यूरिक एसिड की, कोलेस्ट्रॉल की और शुगर की बारी। तो हमारा ये है कि आप लोगों ने, शुगर के मरीजों के लिए तो कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, हम तो खा सकते हैं जैसे कि मैं। ठीक है। लेकिन यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल के मरीज 1 किलो की रेसिपी दे रही हूँ, आप लोगों ने करना ये है कि अगर 1 किलो गोश्त आप लोग बना रहे हैं तो उसके अंदर इस साइज के 2 दालचीनी के टुकड़े। ठीक है। आप इसको छोटा छोटा पीस के ना डालिएगा, छोटा छोटा करके डालिए, इसका अर्क निकल जाएगा। यानी इसको हम बनाते हुए गोश्त को, कच्चे गोश्त, यानी इतने बड़े पीस नहीं डालने आपने, इसके 4-5 छोटे। और 1 किलो के हिसाब से 1 चम्मच जीरा मीन्स के तकरीबन 8 से 10 ग्राम जीरा बन जाएगा। 1 किलो के हिसाब से आपने 1 चम्मच भर के जीरा डाल देना है। और नमक टीस्पून के टेबल स्पून 10 ग्राम, 10 ग्राम टेबल स्पून बनता है। ठीक है। और दूसरा, आपने इसके अंदर कोई मिर्च विर्च कुछ नहीं डालनी, ना गोश्त की, जिस तरीके से मैंने बताया, ना तो गोश्त, दालचीनी और सफेद जीरा। ये सफेद जीरा, ठीक हो गया। ये एक बेस्ट तरीन गोश्त बनता है, चाहे आप यूरिक एसिड के मरीज हैं, कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं, चाहे आप शुगर के मरीज हैं। और उसमें आपने आर्टिफिशियल ऑयल या घी नहीं डालना, जो उसकी चर्बी होती है उसी में बनाएं।
अपने हिसाब से सिर्फ आप इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड नमक डालें, नमक डालें, वो टेस्टी, अकॉर्डिंग जो भी आपका टेस्ट है। इससे बेहतरीन गोश्त मैं बताती हूँ, गारंटी है, इससे बेहतरीन गोश्त आपने कभी नहीं खाया होगा। हाँ, जो थोड़ा सा स्पाइस कहते हैं कि हमें थोड़ी सी स्पाइस चाहिए कि हमने वही गोश्त रोटी के साथ भी खाना है, वैसे ये भी रोटी के साथ खा सकते हैं। तो बाद में आपने ये करना, जब गोश्त गल जाता है 100% गल जाता है, तो बस आपने सिर्फ 4 से 5 सब्ज मिर्चें दरमियान में से एक कट लगा के रख के 5 मिनट दम पे रखें, उसको फिर खोल के देखें, उस जैसी लजीज खुशबू और जैसा टेस्ट आपने, मैं कहती हूँ अपनी जिंदगी में इतनी आसान, ना इसमें हमने देखो अदरक डाला, ना लहसुन डाला, ना प्याज, ना टमाटर, कोई झंझट ही कोई नहीं है। बिल्कुल। मैं उन लेडीज के साथ मैंने पहले बात की थी, कुकर ठीक हो रहे होते हैं जनाब, और ऐसे बड़े बड़े तमाम हो रहे थे, ये तो कुर्बानी का गोश्त तो फौरन से गल जाता है, फौरन से। अगर नहीं गलता तो क्या करना है? अगर नहीं गलता, सवाल ये है, अगर नहीं गलता तो उसकी तो बहुत सी चीजें रखी बताने के लिए, लेकिन एक जो क्विक टिप है जिसको आप वेस्ट कर देते हैं चीज को, आज मैं उसका फॉर्मूला आप लोगों को देने लगी हूँ, उसका टोटका देने लगी हूँ कि जो लहसुन होता है, लहसुन की जो बीच की डंडी होती है जिसके ऊपर लहसुन लगा होता है, जो बड़ी बड़ी डंडी होती है वो तोड़ देते हैं, तकरीबन 1 बालिश की जो डंडी होती है, आपने करना ये लहसुन तो छील लेना, उतार लेना, जो उसकी वो डंडी होगी ना उसके नीचे वो जो उसके बाल से लगे होते हैं, बिल्कुल उसको धो के आपने वो, अगर 1 किलो गोश्त है उस डंडी के समेत 2 डंडियां डाल देनी बीच में। अच्छा। हाँ, और गोश्त को दम पे रख दे, सवाल ही पैदा नहीं होता गोश्त ना गले। ये टोटका है, और ये तो मुफ्त वाला टोटका, ये मुफ्त वाला टोटका। मैंने बताया जो चीज वेस्ट कर देते हैं उसमें कोई पैसे नहीं लगने आपके, आपने बस वो उठा के डाल देनी है। ठीक है, आप हमें ड्रिंक बता दें। अब ड्रिंक की तरफ आते हैं। आपने खा लिया पेट भर के, ठीक है, और क्योंकि ईद का मौका, गोश्त अवेलेबल है, हर बंदा ही चाहता है कि, अब अमूमन लोगों का क्या होता है, पेट खराब हो जाता है। जी ऐसे ही है। और फिर हमारे घर में पेट के पेट जो होते हैं वो फिज ड्रिंक आ रही होती है, ठीक है, एक वो नहीं लेके आना, हमें वो नहीं लेके आना। आज मैं आप लोगों को ड्रिंक बताने लगी हूं, जरा जल्दी जल्दी चले, ठीक है। ये आपको मैं ड्रिंक पहले ये दिखा दूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ये क्या आपका? ये ड्रिंक है ना, ये देखिएगा, अब आपके सामने ड्रिंक नहीं, आप मिक्स क्या कर रही हैं, नाम बता देना। मिक्स भी कर रही हूँ, साथ में मैं आपको नाम भी बता दूंगी ना, ये आप मिक्स करें ताकि आप दिखाती रहे, साथ में इसमें जो चीजें डाली वो मैं बता दूंगी। इसके अंदर ये है खुश्क पुदीना, हाँ डाल के इसको टेस्ट करके देखना। ये है खुश्क पुदीना, ठीक है, ये है मिश्री, पूजा मिश्री, साथ में है मीठा सोडा, ठीक है, खाने वाला सोडा जो होता है, ठीक है, और इसके अंदर गया है सफेद जीरा। सफेद जीरा सिर्फ आपने रोस्ट करना है, इसकी रेशो आप नोट कर लें, और इसमें थोड़ी सी सौंफ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। सौंफ के साथ आपने इसमें डालना है काला नमक। आपने मिश्री लेनी है 100 ग्राम, ठीक है। मिश्री के बाद आपने जो सोडा लेना है वो लेना है 25 ग्राम, ठीक है, यानी क्वार्टर। और बाकी सारी चीजें आपने इतनी इसी रेशो से लेनी है, यानी क्वार्टर लेनी है सारी चीजें। सिर्फ जीरा जो है, सौंफ जो, उसको रोस्ट कर ले, ग्राइंड करके ये इस तरह का एक बहुत ही अच्छा सा ये पाउडर बन गया। आप इसको टेस्ट करके बताएं। हाँ, ये सारी चीजें हैं। ये आपको वो जो एक डकार आती है ना पीने की वजह से, वाह जबरदस्त, बहुत जबरदस्त टेस्ट है। हाँ, बहुत जबरदस्त टेस्ट है, खुशबू भी बहुत अच्छी है ना, मिंट मार्गरीटा बन गया आपका। हाँ, बिल्कुल ऐसे सेम वो टेस्ट आ रहा है। हाँ, और बीपी के अगर बहुत जबरदस्त, हाँ, बस इसको सिर्फ ठंडा करके आप पिएंगे, ठंडा करके, ठंडा पानी, अगर हमारे पास अब ठंडा पानी होता तो जरूरत ही कोई नहीं थी किसी भी चीज की। और साथ में ये पुदीना जो है, ये क्या है इसके फायदे में बताएं। पुदीना जिस ड्राई किया हुआ है आपने, ये ड्राई किया हुआ है, पहाड़ी पुदीना जो होता है ना, तो इसकी डंडियां भी साथ ही आपने बीच में, हाँ मैंने इस तरह क्रश कर ली है। पहाड़ी पुदीना है ना, पहाड़ी पुदीना लेना है आप लोगों ने। पहाड़ी पुदीने के साथ आप लोगों ने सारी चीजें, इसका फायदा कि हजम बहुत अच्छा करता है, ठीक है। और एक जो हमें ये पाउडर 1 ग्लास में आपने कितना ऐड करना है? 1 चम्मच। 1 चम्मच। ये देखिए जी, आपके पास ये तमाम चीजें मिक्स करके इस फॉर्म में ये पाउडर बन जाएगा। इसका कलर भी आप देख लें। और 1 ग्लास में आपने ये 1 चम्मच जो है वो ऐड करना है। और आप अपना मिंट मार्गरीटा, फायदा मैं यही बताने लगी कि पहले से मैंने बता दिया था, आपने पेट भर के खा लिया, फिर आपको हजम करने के लिए चाहिए ऊपर से आप सॉफ्ट ड्रिंक जो लेते हैं, वो डकार आती है जो आंखों में भी पानी, नाकों में भी पानी, और वो एक मजे जो लेते हैं, खाना ऊपर आता है वापस, होता उसमें सोडा ही है ना। तो ये आपने मीठा सोडा खाने वाला मैंने इस्तेमाल किया है। पुदीना हाजमे के लिए है, जीरा हाजमे के लिए है, सौंफ आपके, कितनी नेचुरल चीजें, मैं नेचुरल चीजें ही करती हूँ और ये नेचुरल चीजें ही आगे तकसीम करती हूँ। और ये देखें कि आधी से ज्यादा ये चीजें आपको अपने घर के किचन से मिल जानी है, सारी चीजें घर के किचन से है। साथ में एक बात रह गई है कि ये देखिए ये चीजें रखी हैं, ये है अदरक का पाउडर, ये है लहसुन का पाउडर, ठीक है, ये है अमचूर,
ठीक है, जो अम्ब होती है, और ये है पपीते का पाउडर। ठीक है, आपने गोश्त जो फ्रीज करना है, जिस तरह मैंने बताया था ना, ये आटा लगा के, टाइम मेरे पास थोड़ा कम है, चलें ठीक बस ये उसमें ऐड कर लें, मिक्स करके पैकेट बना के रख लें। चलें जी, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने फीडबैक जरूर देना है, हम इस तरह से आपके साथ चीजें शेयर करते रहेंगे, आपको परेशानी से बचाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।